तो आज पर्सनल फाइनेंस पर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया हाथ लगा है। इसमें धन बनाने का एक ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला है, लेकिन इतना शक्तिशाली कि उसने मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया है। इसमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग पैसे को मतलब गलत क्रम में खर्च करते हैं, और वो क्रम ही सब कुछ है। सही क्रम है आय, फिर सीधा निवेश, फिर जरूरी चीजें, उसके बाद लाइफस्टाइल, और सबसे आखिर में अगर कुछ बच जाए तो लग्जरी। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना। हाँ, बहुत ही ज्यादा। लेकिन इसकी जो असली खूबी है वो इसकी सादगी में नहीं बल्कि इसके अनुशासन में है। ये सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं है, ये मानसिकता बदलने के बारे में है। हमने जो स्टडी देखी उसका सबसे बड़ा टेक अवे यही था कि आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी कमाई का पहला हिस्सा कहाँ भेजते हैं। बिल्कुल, और यहीं से ये चीज दिमाग घुमा देती है। दस्तावेज का दावा है कि अगर ये क्रम एक बार भी टूटता है तो लाइफस्टाइल क्रीप, हाँ, मतलब जीवन शैली का खर्च, वो धीरे धीरे आपकी सारी दौलत खा जाता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं जरूर। और देखते हैं कि ये सिंपल सा दिखने वाला आइडिया असल में इतना मुश्किल क्यों है और इसे लागू कैसे किया जा सकता है। तो पहला कदम ही सबसे क्रांतिकारी है, पे योर फ्यूचर सेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले अपने भविष्य को भुगतान करें। इसका मतलब ये कि अपनी आय का 30-40% हिस्सा किसी भी और चीज पर एक भी रुपया खर्च करने से पहले सीधे निवेश कर देना चाहिए। और यहाँ पहले का मतलब सच में सबसे पहले है। मतलब बिजली का बिल भरने से भी पहले, हाँ, किराना खरीदने से भी पहले, और निश्चित रूप से कोई भी ईएमआई चुकाने से भी पहले। यही तो। उदाहरण के लिए अगर किसी की मासिक आय 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 35,000 रुपए तनहा आते ही सीधे एसआईपी, एनपीएस या इंडेक्स फंड में चले जाने चाहिए। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 65,000 रुपए बचे हैं वही आपकी असली आय है। एग्जैक्टली। मतलब उसी से महीने का खर्च चलाना है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और यही सबसे बड़ा जाल है। इस स्टडी में साफ लिखा है कि अगर आप निवेश को ऑटोमेट नहीं करते हैं तो आपका दिमाग उस पैसे को खर्च करने के 1000 बहाने ढूंढ ही लेगा। अच्छा, ये एक तरह का बिहेवियरल हैक है। ये आपकी विल पावर को, मतलब इच्छा शक्ति को, इस समीकरण से ही हटा देता है। वाओ। जब पैसा आपके मुख्य खाते में आता ही नहीं तो उसे खर्च करने का लालच भी नहीं होता। ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का सिद्धांत है, लेकिन आपके वित्तीय भविष्य के लिए। मतलब ये उस आम बहाने को भी खत्म कर देता है कि महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है तो निवेश कैसे करूं। हाँ, बिल्कुल। ये नजरिया कहता है कि बचेगा ही नहीं क्योंकि आपने उसे बचने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल। ये मानसिकता को 180 डिग्री घुमा देता है। आप खर्च करने के बाद जो बचा उसे बचाने से, निवेश करने के बाद जो बचा उसमें जीने की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है जो कई लोगों के मन में आएगा। क्या? कि क्या 30-40% का आंकड़ा हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है, खासकर उसके लिए जिसकी आय कम है और खर्चे ज्यादा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस बारे में जो हमने पढ़ा उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रतिशत से ज्यादा जरूरी सिद्धांत है। अच्छा। हो सकता है कोई 30% से शुरू ना कर पाए, लेकिन 10% से तो कर ही सकता है। लक्ष्य ये है कि निवेश को एक विकल्प की तरह नहीं बल्कि एक नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस की तरह देखा जाए। हाँ, जैसे कि घर का किराया। सही कहा। और जब आप इसे इस तरह देखते हैं तो आप अपने वर्तमान को अपने भविष्य से उधार लेने से रोकते हैं। इसके बजाय आप अपने वर्तमान को अपने भविष्य के निवेश के बाद जो बचता है उसी में जीने के लिए मजबूर करते हैं। ये प्राथमिकता बदलने का खेल है। और एक बार ये ऑटोमेशन सेट हो जाए तो सारा ध्यान बाकी बचे हुए पैसे को मैनेज करने पर आ जाता है। और यहीं पर जरूरी और लाइफस्टाइल खर्चों का असली खेल शुरू होता है। ठीक है, तो निवेश के बाद आता है दूसरा कदम, जरूरी चीजें यानी एसेंशियल्स। इस पर आय का अधिकतम 40-45% खर्च होना चाहिए। इसमें किराया, राशन, जरूरी ईएमआई, हाँ, बच्चों की स्कूल फीस और यूटिलिटी बिल्स जैसी चीजें। और यहीं पर सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। हमने जो विश्लेषण पढ़ा वो चेतावनी देता है कि लोग यहीं सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या? वे अपनी लग्जरी को जरूरी चीजों में मिला देते हैं। जरूरी चीजों का मतलब है जीवित रहने के लिए जरूरी खर्च, बेहतर जीवन शैली जीने के लिए नहीं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि ये लाइन बहुत धुंधली हो सकती है। जरूर। मान लीजिए काम पर आने जाने के लिए एक कार की जरूरत है। एक साधारण भरोसेमंद कार की ईएमआई
एक जरूरी खर्च हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक बड़ी लग्जरी एसयूवी की ईएमआई, जिसे सिर्फ स्टेटस या शौक के लिए लिया गया हो, वो असल में एक लग्जरी है जिसे जरूरी खर्च की आड़ में छिपाया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह सामान्य ब्रॉडबैंड कनेक्शन जरूरी हो सकता है, लेकिन सबसे महंगा टॉप टियर गेमिंग वाला इंटरनेट प्लान एक लाइफस्टाइल खर्च है। समझ गया। तो ये खुद से पूछने जैसा है, क्या मैं इसके बिना सच में गुजारा नहीं कर सकता? हाँ अगर जवाब नहीं है हाँ। तो वो शायद जरूरी है। अगर जवाब है हाँ, कर तो सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, हाँ, तो वो लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे कदम पर लाता है, हाँ, लाइफस्टाइल का खर्च। हाँ, तीसरा कदम है लाइफस्टाइल। जैसे बाहर खाना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वीकेंड ट्रिप्स। हाँ, इस पर आय का 10-15% से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 लाख रुपए की आय वाले उदाहरण को ही देखें तो 35,000 रुपए निवेश हो गए, हाँ, बचे 65,000 रुपए। उसमें से मान लीजिए 40,000 रुपए जरूरी चीजों पर खर्च हुए, अब बचे हैं 21,000 रुपए। हाँ, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें से अधिकतम 10,000-12,000 रुपए ही लाइफस्टाइल पर खर्च होने चाहिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये वित्तीय सीमाओं को समझने के बारे में है। स्टडी में एक बहुत सख्त नियम का जिक्र है। अगर आपकी कुल ईएमआई, मतलब घर, कार, पर्सनल लोन सब मिलाकर आपकी टेक होम सैलरी के 30% से ज्यादा है, तो आप अपने भविष्य का गला घोट रहे हैं। 30%? ये तो बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाला आंकड़ा होगा, खासकर जिन्होंने हाल ही में होम लोन लिया है। बिल्कुल, और यही वो जाल है जिसमें व्यक्ति अपनी आय बढ़ने के साथ और गहरे धंसता जाता है। ज्यादा आय का मतलब होता है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ी ईएमआई। नतीजा ये होता है कि तनख्वाह तो बढ़ती है, लेकिन निवेश करने की क्षमता वो वहीं की वहीं रह जाती है या कम हो जाती है। आप एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो जाते हैं, जहां आपकी सारी कमाई सिर्फ आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में चली जाती है। ये तो बहुत डरावना है। तो आपके पास एक बड़ा घर और एक महंगी गाड़ी तो है, लेकिन आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। और ये हमें आखिरी और सबसे खतरनाक कदम पर लाता है, लग्जरी। हाँ, चौथा कदम है लग्जरी। इसमें महंगी शॉपिंग, नए नए गैजेट्स, विदेश यात्राएं जैसी चीजें आती हैं। और इसके लिए हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उनमें एक बहुत ही कठोर नियम है, जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। नियम है, अगर आपको कोई लग्जरी आइटम खरीदने के लिए ईएमआई की जरूरत पड़ रही है, तो आप उस लग्जरी का खर्च नहीं उठा सकते। ये लाइन तो किसी दीवार पर लिखकर लगा लेनी चाहिए। ये एक दमदार लाइन है, और आज के बाय नाउ पे लेटर के जमाने में ये मानसिकता बनाना बहुत मुश्किल है। सही कहा। कंपनियां हमें ईएमआई को एक सुविधा की तरह बेचती हैं, बोझ की तरह नहीं। वो कहती हैं, आप इसे डिजर्व करते हैं, इसे अभी ले लीजिए और बाद में आराम से चुकाइए। ये बहुत लुभावना होता है। हाँ, ये मैं इसके लायक हूं या आई डिजर्व इट वाली मानसिकता, इस पर रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट इसे आत्मविनाशकारी, मतलब सेल्फ सैबोटाजिंग बताती है। अच्छा। या एक अच्छी छुट्टी के हकदार हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कहता है कि आप इसके लायक तब हैं जब आप इसे अपने वित्तीय भविष्य को दांव पर लगाए बिना एक मुश्त भुगतान करके खरीद सकते हैं। तो लग्जरी पर खर्च कब और कैसे किया जाना चाहिए? क्या ये पूरी तरह से मना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला लग्जरी को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे उसकी सही जगह दिखाता है। कहाँ? सबसे आखिर में। लग्जरी पर खर्च सिर्फ अप्रत्याशित लाभ, जैसे कि सालाना बोनस या फिर बाकी सभी खर्चों और निवेशों के बाद बचे हुए छोटे मोटे पैसों से ही किया जाना चाहिए। हमारे 1 लाख रुपए वाले उदाहरण में महीने के अंत में जो 9,000-11,000 रुपए बचते थे, उसमें से शायद 5,000 रुपए चाहतों या लग्जरी पर खर्च किए जा सकते हैं। हाँ, और बाकी पैसा वापस निवेश या इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला लग्जरी को एक इनाम बनाता है, एक आदत नहीं है। आप आज छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने कल के बड़े सपनों का बलिदान नहीं देते। तो इस सब का निचोड़ क्या है? जब हम इन चारों कदमों को एक साथ देखते हैं, तो ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा है। ये दो अलग अलग मानसिकता की कहानी बन जाती है। हाँ, स्ट्रोट इसे बहुत अच्छे से बताता है। एक है मध्यम वर्गीय मानसिकता, पहले खर्च कर लूं, जो बचेगा उसे बचा लूंगी। और जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादातर मामलों में कुछ बचता ही नहीं है। हाँ। और दूसरी है अमीर मानसिकता, पहले निवेश कर लूं, जो बचेगा उसमें खर्च चलाऊंगा। यह सुनने में एक बहुत ही छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन सालों साल में इसका असर जमीन आसमान का होता है। और इस मानसिकता को लागू करने के लिए दस्तावेज में भारतीय आय के लिए एक आदर्श प्रतिशत विभाजन भी दिया गया है, जिसे एक गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। निवेश
30 से 40%, जरूरी चीजें 40 से 45%, लाइफस्टाइल 10 से 15% और लग्जरी 0 से 10%। और इसमें एक कड़वा सच भी छिपा है। अगर आपके नंबर इसमें फिट नहीं हो रहे हैं तो शायद समस्या आपकी आय में नहीं, आपकी जीवन शैली में है। ये मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वित्तीय सुधार का पहला कदम यही है। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हर आय स्तर पर काम करता है। ये सिर्फ ज्यादा कमाने वालों के लिए नहीं है। चलिए एक और प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की आय 60,000 रुपए महीना है। हाँ, ये एक बहुत ही आम आय स्तर है। और इस पर ये कैसे काम करेगा? इस फॉर्मूले के हिसाब से 30% यानी 18,000 रुपए का निवेश हर महीने संभव है। ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन 20-25 साल में ये एक बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती है। अब उसके पास बचे 42,000 रुपए। इसमें से जरूरी चीजों के लिए 45% यानी 27,000 रुपए, जो कि किराया, राशन और बिल के लिए काफी हो सकते हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल के लिए 15% यानी 9,000 रुपए, जिससे वो बाहर खाना और मनोरंजन भी कर सकता है। और फिर भी उसके पास 6,000 रुपए बच सकते हैं। मतलब 60,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी हर महीने 18,000 रुपए का निवेश कर सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। बिल्कुल, वो व्यक्ति लगातार संपत्ति बना रहा है। अब इसकी तुलना उन आंकड़ों से करें जो हमने पढ़े थे कि औसत भारतीय 5% से कम निवेश करता है और 35% से ज्यादा ईएमआई के बोझ तले दबा होता है, जिसकी जीवन शैली के खर्च जरूरी खर्चों के रूप में छिपे होते हैं। अंतर साफ है। एक व्यक्ति धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, जबकि दूसरा उसी आय पर एक वित्तीय जाल में फंसता जा रहा है। ये वाकई में आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि वित्तीय सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितना कमाते हैं और इस बात पर ज्यादा कि आप अपने कमाए हुए पैसे के साथ करते क्या हैं। वो क्रम ही सब कुछ है। बिल्कुल। और ये फॉर्मूला अनुशासन को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। जटिलता अनुशासन की दुश्मन है। जब आपके पास 10 अलग अलग बजट कैटेगरी होती हैं तो उनका पालन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये 4 सरल कदमों का क्रम है। पहला, तनख्वाह आते ही निवेश को ऑटोमेट करो। दूसरा, फिर जरूरी चीजों का भुगतान करो। तीसरा, देखो कि लाइफस्टाइल के लिए कितना बचा है और उसी में गुजारा करो। और चौथा, अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो ही लग्जरी के बारे में सोचो। सही। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अनुशासन और खर्च करने का सही क्रम आपकी आय के स्तर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित और पक्का तरीका है जो समय के साथ काम करता है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, जो हमने पढ़ा उसमें एक बेंचमार्क दिया गया है। अगर आप अपनी आय का 30% निवेश कर सकते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर 40% कर सकते हैं तो आप जीत रहे हैं, और अगर 50% कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वाह! तो इस चर्चा के बाद असली पहला कदम कोई स्प्रेडशीट खोलकर गणित करना नहीं है। असली पहला कदम है अपनी जरूरी चीजों की सूची को देखना और खुद से पूरी ईमानदारी से ये पूछना कि उसमें कितनी लाइफस्टाइल वाली चीजें छुपी हुई हैं। आपकी अगली बैंक स्टेटमेंट सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपकी प्राथमिकताओं की एक कहानी है। सवाल यह है कि वो कहानी क्या कह रही है और क्या आप उस कहानी को बदलना चाहते हैं